अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 5 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी, बफ़र और आइसोटोनिसिटी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बफ़र्स क्या होते हैं, किस चीज़ को बफ़र कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है और ये कैसे कंट्रोल करता है, पीएच के चेंज को रोकता कैसे है। इसके बाद हमने बात करनी है जी अबाउट आइसोटोनिसिटी, कि आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, हाइपरटोनिक किस चीज़ को कहते हैं, और इसके हमारे टिश्यूज़ के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है फार्मास्यूटिक्स में। तो अपनी पूरी तवज्जो रखिएगा लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हमने बफ़र की बात करनी है जी। बफ़र इज़ द कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। ये या तो खुद कंपाउंड होगा या कंपाउंड्स का मिक्सचर होगा। दैट रेजिस्ट टू चेंजिंग पीएच ऑफ एनी सोल्यूशन ऑन स्लाइट एडिशन ऑफ एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, कि अगर उसमें थोड़ी मिकदार में एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन ऐड किया जाएगा तो उस जिस सोल्यूशन के अंदर बफ़र ऐड किया हुआ था वो उसकी पीएच को चेंज होने से रोक देगा। और नीचे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ जो बफ़र मिक्सचर्स हैं उनकी एग्जांपल दी गई है। जैसे HCl और सोडियम स्ट्रेट है तो ये 1 से लेके 5 तक की जो पीएच है इसको ये कंट्रोल कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरेक्स जो है 9.2 से लेके 11 तक की जो पीएच वैल्यू है उसको चेंज होने से रोक सकते हैं। इसी तरीके से सिट्रिक एसिड सोडियम स्ट्रेट दिया हुआ है और साथ ही बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है। थ्योरी ऑफ बफ़र्स। बफ़र्स की थ्योरी क्या कहती है जी कि एडिशन ऑफ एसिड, जब हम एसिड ऐड करेंगे, HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl जो एक बड़ा तेज़ किस्म का तेज़ाब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एंड इट विल चेंज द H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है इसको ये बढ़ा देंगे, उसको चेंज कर देंगे व्हेन एडेड टू अ सोल्यूशन। जब किसी सोल्यूशन में ऐड करेंगे एसिड को, HCl को, तो H पॉजिटिव आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बढ़ जाएगी। बट बफर सिस्टम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेंड्स टू मेंटेन द पीएच ऑफ सोल्यूशन एंड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मंदरजा झैल रिएक्शन होगा उसमें अगर आपने पहले से बफर ऐड किया हुआ है बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने ऐड किया हुआ है। अब HCl के साथ जब सोडियम बाइकार्बोनेट की जो पहली इक्वेशन हमारे पास आ रही है तो ये ऐड होगा, इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड होगा, तो क्या होगा, हमारे पास H2CO3 प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनना शुरू हो जाएगा, साथ ही बाइकार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। और साथ दूसरी इक्वेशन दी हुई है कि अगर आप बेस ऐड करते हैं किसी चीज़ में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड कर दिया है, साथ बाइकार्बोनेट था, तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वाटर की मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाएगी, ये बनना शुरू हो जाएगा एज अ रिजल्ट, ये एंड प्रोडक्ट। कहते हैं कि जी इफ़ वी ऐड H पॉजिटिव आयंस टू द अबव मैंशनड रिएक्शन, कि अगर इसी रिएक्शन में हमने मज़ीद जो हाइड्रोजन आयंस थे उनको ऐड कर दिया है, द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। तो रिएक्शन जो होगा हमारा लेफ्ट साइड पे स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास H3O प्लस, हमारे पास H पॉजिटिव आयंस बनने शुरू हो जाएंगे। इफ़ वी ऐड OH नेगेटिव आयंस, अगर हम इसी सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन यानी बेस ऐड करना शुरू कर देंगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट टू द राइट साइड। तो रिएक्शन जो होगा वो राइट साइड की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। एप्लीकेशंस क्या हैं जी बफ़र्स की। बफ़र्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल इंडस्ट्री टू प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स। तो जो हमारे पास बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, उनकी अपनी एक पीएच होती है। मिसाल के तौर पे एंजाइम्स के हवाले से आपने पढ़ा था कि वो अपनी मखसूस पीएच पे काम करते हैं, तो उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफ़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग बफ़र्स आर यूज टू मेंटेन देयर पीएच। अब इंजेक्शन की जो पीएच वैल्यू थी उसको मेंटेन रखने के लिए इंजेक्शन की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी हम लोग बफ़र्स को इस्तेमाल करते हैं। बफ़र्स आर यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कन्वर्ट होना होता है जी ग्लूकोज का इनटू अल्कोहल, दैट इज़ नोन एज अ फर्मेंटेशन। तो उसके दौरान भी हम लोग पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफ़र्स को इस्तेमाल करते हैं। बफ़र्स आर यूज्ड टू प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड एंड रिस्टोर्ड द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो वही बात आ गई कि एंजाइम्स के एक्शन को रिस्टोर करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए भी हम लोग बफ़र्स को इस्तेमाल करते हैं। बफ़र्स आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग्स। तो डिफरेंट जो ड्रग्स या मेडिसिन हम बनाते हैं उनकी पीएच को कायम रखने के लिए भी बफ़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ ऑल द यूज़ ऑफ बफ़र। जी हमारा अब जो टॉपिक है जी दैट इज़ आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी क्या चीज़ होती है जी। Isotonicity is a term used in pharmacy when comparing the concentration of two different solutions। जब हम कोई भी दो डिफरेंट सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर वो एक जैसी होगी कॉन्सेंट्रेशन तो हम उसको कहते हैं जी आइसोटोनिसिटी। एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इज़ वन विद अ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ ब्लड सेल्स। हम किसी भी ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कह सकते हैं कि जिसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही हो जितनी कि हमारे ब्लड सेल्स में या बाकी टिश्यूज़ के अंदर होती है। इफ़ द सराउंडिंग सोल्यूशन हैज़ द सेम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज द सोल्यूशन इनसाइड द सेल, द सराउंडिंग सोल्यूशन इज़ रेफर्ड टू एज आइसोटोनिक। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस की थी, सॉल्ट्स की थी हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर, अगर उसके इर्द गिर्द के सोल्यूशन की मिकदार भी उतनी ही है, कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही है, तो हम कहते हैं कि वो सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है। एक्सप्लेनेशन।
टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिसिटी वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। अगर आपको आइसोटोनिसिटी को समझना है और इसके इम्पैक्ट को या इसके असर को समझना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले किन चीज़ों का पता होना चाहिए? डिफ्यूजन का, ऑस्मोसिस का, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो इन 3 टर्म्स का आपको बहुत बेहतर से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम इसको बेहतर समझ सकते हैं। डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है जी? डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। कहाँ से मूव करेंगे? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कि अगर आप एक गिलास पानी का लेते हैं और उसमें आप चीनी का एक चम्मच डालते हैं, उसको हाल आप ना भी करें, उसको आप रख दें थोड़ी देर के लिए, तो मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद वाइब्रेट होते हैं, मूव करते हैं, और क्या होगा? वो अपने आप को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पानी के अंदर उनका जायका पूरे पानी का एक जैसा होगा, मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी यकसां हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन। जी, तो ऑस्मोसिस क्या चीज़ है जी? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट concentration to a region of higher solute concentration through a semi permeable membrane। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। एक तो ये कि इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने दे और कुछ चीज़ों को रोक ले या ना गुजरने की इजाज़त ना दे। अब ऑस्मोसिस में कहते हैं कि जो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्यूट मूव नहीं कर रहा। ठीक है जी। फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम थी वहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है जी? द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वो दबाव जो ऑस्मोसिस को रोकता है, उसके खिलाफ काम करता है, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है जी? इफ़ अ सोल्यूशन इज प्लेस्ड बिहाइंड अ मेम्ब्रेन दैट इज परमिएबल ओनली टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर हमने एक झिल्ली लगा दी है, एक मेम्ब्रेन लगा दी है जिसके एक तरफ एक हमारे पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और उस झिल्ली के अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट गुजर सकता है, सॉल्यूट नहीं गुजर सकता। मॉलिक्यूल्स जो सॉल्वेंट के होंगे वो उसमें से गुजर सकते हैं, एंड नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से नहीं गुजर सकते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ऑस्मोसिस अकर्स एट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलेंगे, मूव करेंगे, तब ऑस्मोसिस होगा। इफ़ अ सॉल्यूशन फिल्ड मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, अगर जो सॉल्यूट फिल किया सॉल्यूशन फिल की हुई जो मेम्ब्रेन थी इसको हमने रख दिया है, उसके दूसरी तरफ हमने रख दिया हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा थी, देन इट्स ओन द सॉल्वेंट कैन पास इन एनी डायरेक्शन। तो फिर सॉल्वेंट जो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। पासेज इट टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, तो फिर क्या होगा? जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसकी तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। अनटिल इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड, तब जाके हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत जो है वो कायम हो जाएगी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है कि दरमियान में एक मेम्ब्रेन थी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी राइट साइड पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई थी, उसके राइट साइड पे हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, ठीक है, और हमारी लेफ़्ट साइड पे यानी उस मेम्ब्रेन की लेफ़्ट साइड पे जो सोल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा, लेकिन जो मेम्ब्रेन है वो उसके अंदर से भी हम उस मेम्ब्रेन के अंदर से हमारे पास से सॉल्वेंट गुजर सकता है, सॉल्यूट नहीं गुजर सकता। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट जो होगा वो मूव कर जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है, यानी डिफ्यूजन के ऑपोजिट। द प्रेशर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो प्रेशर जो इसको रोकता है वो कहलाएगा ऑस्मोटिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं जी? एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज एनी एक्सटर्नल सॉल्यूशन, कोई भी एक्सटर्नल सॉल्यूशन हो सकता है दैट हैज़ द सेम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड्स। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही हो जितनी कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होती है। बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड एंड टीयर्स हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ अ 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी टिश्यूज़ के अंदर, टीयर्स के अंदर यानी आंसुओं के अंदर भी जो कंसंट्रेशन होती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, दैट इज इक्वल टू 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। और इट कैन बी सेड दैट, ये भी कहा जा सकता है कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। इसके बाद ये जी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इनको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि इफ़ टू सॉल्यूशंस ऑन कंपैरिजन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, कि अगर दो सॉल्यूशंस हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं और उनका ऑस्मोटिक प्रेशर एक जितना है एंड आयन कॉन्सेंट्रेशन और आयन कॉन्सेंट्रेशन भी एक जितनी है, आर टर्म्ड एज आइसोटोनिक। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक।
जी हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या चीज़ है जी? हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज़ एनी एक्सटर्नल सोल्यूशन, कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन जो कि बॉडी से बाहर का होगा, दैट हैज़ अ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जिसके अंदर सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बॉडी फ्लूइड्स की निस्बत। इन हाइपोटोनिक सोल्यूशंस में देयर इज़ अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सोल्यूशन इन टू द बॉडी, तो सोल्यूशन में से पानी जो है वो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाइपो का लफ्ज़ी मतलब होता है जी कम, ठीक है, और हाइपर का लफ्ज़ी मतलब होता है ज़्यादा। तो द solutions which have less ions or it have less osmotic pressure than its comparative solution, तो जो उसका कंपैरेटिव सोल्यूशन है अगर उसकी निस्बत किसी सोल्यूशन के अंदर आयंस की मिकदार कम होती है या उसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, देन इट इज़ नोन एज हाइपोटोनिक, तो हम उसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? Solutions with a lower osmotic pressure than body fluids or a 0.9% sodium chloride solution are commonly called hypotonic solutions। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% सोडियम क्लोराइड से कम हो या बॉडी के फ्लूइड से कम हो, उसको हम कहते हैं कि वो हाइपोटोनिक है। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक। जैसे अभी आपको हमने बताया कि जी हाइपर का लफ्ज़ी मतलब होता है ज़्यादा, तो अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज़ एन एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज़ अ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जिसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एंड लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जबकि वाटर की मिकदार उसके अंदर कम है एज़ कम्पेयर टू बॉडी फ्लूइड्स की निस्बत। तो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा जी? द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल बी आउट ऑफ द बॉडी एंड इनटू द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो चुकी है सॉल्यूट की, तो क्या होगा? वो बॉडी में से पानी को खींच लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कि जी दोज आर द सॉल्यूशंस इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन इट्स कंपैरेटिव सोल्यूशन, तो जो उसका कंपैरेटिव सोल्यूशन है उससे अगर ज़्यादा मिकदार में आयंस मौजूद हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा है, देन इट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है जी कि सॉल्यूशंस हैविंग ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड्स और अ 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम हर उस सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% सोडियम क्लोराइड या बॉडी फ्लूइड्स की निस्बत ज़्यादा होगा, तो दैट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। आगे एक डायग्राम बनी हुई है जी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो किसी भी सेल के इर्द गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ ऑल्सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब उसमें क्या होगा कि जब कोई चीज़ होती है हमारे पास हाइपोटोनिक होती है, ठीक है, हाइपरटोनिक होगी तो क्या होगा कि उसमें से H2O जो था वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, जैसे आपको पहली डायग्राम में नज़र आ रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे आपको जो फर्स्ट डायग्राम नज़र आ रही है कि सेल्स में से पानी बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को बराबर रखना है कॉन्सेंट्रेशन को थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को बराबर रखने के लिए। आइसोटोनिक में क्या होगा कि उसके अंदर पानी के अंदर आने जाने की मिकदार सेल्स के साथ जो है वो बराबर होगी। जबकि नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है जी हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक में क्या था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हमने उन सॉल्यूशंस को कहा था कि जिनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बॉडी फ्लूइड की निस्बत कम है, जिनके अंदर सॉल्यूट की मिकदार जो है वो कम है। तो उसमें क्या, उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा थी, तो ऑटोमेटिकली पानी अपने आप को बैलेंस करने के लिए सेल्स के अंदर आ जाएगा और सेल्स स्वेल कर जाएंगे और सेल्स फट जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब इफेक्ट्स ऑन टिश्यूज़ के ऊपर इसके क्या असरात होते हैं जी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एडेड टू बॉडीज सिस्टम विल लूज वाटर। अगर हाइपोटोनिक जो होगा वो हम ऐड करते हैं बॉडी में, तो वो क्या करेगा? वो सोल्यूशन अपने वाटर को लूज करेगा एंड दिस वाटर विल बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी टिश्यूज़, और ये पानी जो है बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इट मे इंड्यूस हिमोलिसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से रेड सेल्स जो वो हिमोलिसिस हो सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं। अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडेड टू बॉडी सिस्टम, जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा थी, अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं बॉडी के सिस्टम में, विल हैव अ टेंडेंसी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़। वो क्या करेगा? बॉडी में से पानी को खींच लेगा, बाहर निकाल लेगा, सेल्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो इट कैन कॉज श्रिंकेज ऑफ बॉडी टिश्यूज़, जिसके नतीजे में क्या होगा? बॉडी के टिश्यूज़ जो वो श्रिंक कर जाएंगे एंड कॉज कॉम्प्लिकेशन, और इसकी वजह से काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, टिश्यूज़ को नुकसान पहुँच सकता है। अब इफेक्ट्स ऑन टिश्यूज़ में आ गया था कि सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शंस, फॉर एप्लीकेशंस टू म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड सॉल्यूशंस फॉर ophthalmic use must be made isotonic with tissue fluid to avoid pain and irritation। अब कहते हैं जी ऐसे सॉल्यूशंस जो आप तैयार कर रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए, ठीक है, या आप अप्लाई करना चाह रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह के ऊपर, तो आपको क्या करना चाहिए? या ऑप्थाल्मिक यूज़ के लिए, यानी जो आंखों में ड्रॉप्स वगैरह डाले जाते हैं, अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ों को बनाते हुए हमें सबसे मद्देनज़र जो चीज़ रखनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या आएगी? वो आएगी जी कि क्या वो चीज़ आइसोटोनिक है, उसको आइसोटोनिक बनाना मस्ट है। क्यों मस्ट है? उसकी वजह से हमें इरिटेशन हो सकती है अगर वो आइसोटोनिक नहीं होगा, और पेन हो सकती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल रखते हैं 2.9%। द मोस्ट वाइडली यूज्ड आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स आर डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड। तो आइसोटोनिसिटी को मॉडिफाई करने वाली जो चीज़ें सबसे कॉमन इस्तेमाल होती हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जी, डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ की आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करते हैं।
देन जी एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन इन फार्मेसी। फार्मेसी में हम कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल करते हैं जी। आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर यूज्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वगैरह करते हुए हम लोग फिजियोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तजर्बात जब हम करते हैं टिश्यू के ऊपर, सेल के ऊपर, उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस को। आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर यूज्ड टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जिस्म के अंदर जो तवाज़ुन कायम रखना था इलेक्ट्रोलाइट्स का, या जो बैलेंस बरकरार रखना था इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसको मेंटेन रखने के लिए भी आइसोटोनिक सोल्यूशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर यूज्ड टू मेंटेन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अब जो ज़ाहरी तबई सूरत थी किसी भी चीज़ की, टिश्यू की, सेल की, बॉडी की, उसको मेंटेन रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेडिकल पर्पज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन इज़ यूज टू फ्लश वुंड्स। ज़ख्मों को धोने के लिए मेडिकल पर्पज़ के तहत, ताकि ज़ख्म को अगर हम सादा पानी से धोते हैं तो हमें हल्की सी जलन महसूस होती है, उसी को अगर आप नॉर्मल सलाइन से धोते हैं तो आपको जलन महसूस नहीं होती। तो ज़ख्मों को वॉश करने के लिए भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है जी कि नॉर्मल सलाइन इज़ ऑल्सो यूज्ड IV फॉर इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब वेन के ज़रिए से, नीडल के ज़रिए से, फॉर पेशेंट्स हु कैन नॉट टेक फ्लूइड्स ओरली। ऐसे मरीज़ जो कि मुंह के रास्ते से कोई लिक्विड्स नहीं ले सकते, तो उनको नॉर्मल सलाइन जो है वो दिया जाता है IV के ज़रिए से। सलाइन इज़ ऑल्सो यूज फॉर नेज़ल वॉशेज़। नाक वगैरह को, नथनों वगैरह को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। टू रिलीव सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द कॉमन कोल्ड। जैसे कि नाक बंद वगैरह हो जाए तो उस सूरत में, या नाक के किसी ज़ख्म वगैरह को धोना हो तो उस सूरत में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक की किसी और ख़राबी, बीमारी या कॉमन कोल्ड का, ज़ुकाम वगैरह के इलाज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, धोने के लिए जस्ट। तो ये था जी हमारा टॉपिक। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर अपकमिंग वीडियोस। ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको पता चलता रहे, तो बेल को लाजमी हिट करें आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फ्रॉम टीम AHS Academy।